शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक पहली तस्वीर के साथ जो हिला देने वाली है। एक हादसा पंजाब में हुआ है और देखिए सामने से गाड़ी की रफ्तार देखिए और उसके बाद पूरी गाड़ी यहां आकर पलट गई। अब देखिए बाहर ये तस्वीर थी, अंदर देखिए जहां गाड़ी पलटी है ये अंदर का सीसीटीवी है जो बता रहा है एक शख्स की मौत हो गई इसमें। और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, योगी चले सिंगापुर जापान। योगी आदित्यनाथ जापान के और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले हैं। यह आज की तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की जब वो विधानसभा से निकले थे। योगी आखिर जापान क्यों जाने वाले हैं और जापान में क्यों योगी योगी हो रहा है यह आपको बताऊंगा, और जापान से यूपी के लिए क्या लाएंगे। लेकिन योगी ने आज एमओयू साइन किया है गोरखपुर के लिए। योगी का गृह जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना है, इंटरनेशनल स्टेडियम। लेकिन देखिए योगी के जापान जाने से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर जापान में योगी योगी होगा। तैयारी हो गई है, डेट से लेकर ड्रेस तक फिक्स है। योगी जी जा रहे हैं विदेश, 2 देशों का दौरा मिक्स है। बन गया है सारा सामान, पहले जाएंगे सिंगापुर और वहां से जापान। जापान का दौरा होगा बेहद खास, भारतीयों में गूंजेगी योगी योगी की आवाज। योगी जी घूमेंगे फिरेंगे, 600 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करेंगे। स्पीड के रोमांच के साथ साथ ट्रेन की सुविधाओं को भी परखेंगे। विदेश में योगी का रूटीन नहीं बदलेगा, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। योगी जी के सूटकेस में रखे गए हैं वही भगवा कपड़े, लेकिन पैरों के लिए सैंडल के बदले रखे गए हैं जूते। आपको बताऊं योगी जी आखिर क्यों जा रहे हैं जापान। 22 फरवरी को सीएम योगी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को योगी की सिंगापुर में कई बैठकें होंगी। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ वो निवेशक सम्मेलनों में भाग लेंगे। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, वाटर मैनेजमेंट में समझौते की उम्मीद है। इसके बाद योगी सिंगापुर से ही जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। जापान में 25 और 26 फरवरी को योगी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वो राजधानी टोक्यो, ओसाका और क्योटो भी जाएंगे जापान के। इन जगहों पर योगी निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने का न्योता देंगे, जिससे निवेशक यूपी आए, निवेश करें और रोजगार बढ़े। यूपी को $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इसमें आईटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में बड़े निवेश की उम्मीद है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भारी निवेश होने की उम्मीद है। सीएम के रूप में योगी की यह 5वीं विदेश यात्रा होगी।
योगी म्यांमार, मॉरिशस, नेपाल, रूस का दौरा कर चुके हैं इससे पहले। योगी राज में आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दरअसल बड़ा उछाल आया है। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन ये आंकड़े बिल्कुल सही और सटीक हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9 साल में दोगुनी से अधिक हो गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है आज के वक्त। 2016 में यानी योगी से पहले यूपी की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ के आसपास थी। प्रति व्यक्ति आय भी 9 साल में यूपी की दोगुनी हो गई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,26,304 रुपए हो गई। 2016-17 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय लगभग 61,142 रुपए थी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान 16-17 में था, जब योगी नहीं आए थे, तब 8.6% था। 9 साल बाद यह बढ़कर 8.6 से 9.1% हो गया है। अब ये आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। लेकिन जापान में मंदिर है राम जी का, योगी का प्लान जापान में मंदिर जाने का भी है। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो योगी जी जापान में मंदिर भी जाएंगे। सीएम योगी के जापान सिंगापुर दौरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सीएम योगी भगवा पहनकर विदेश जाने की बातें हो रही हैं कि योगी जाएंगे जापान और सिंगापुर। जापान यात्रा के दौरान पारंपरिक सैंडल के साथ वो जूते पहनेंगे। योगी के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से इसका फैसला लिया गया है। जापान में योगी के हनुमान मंदिर जाने की भी चर्चा है। टोक्यो से करीब 50 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर स्थित है। योगी के जापान दौरे में इस मंदिर के दर्शन की चर्चा जोरों पर है। जापान में यह मंदिर भारतीय प्रवासियों की आस्था का प्रतीक भी है। सीएम योगी के दौरे की वजह से यह मंदिर बहुत चर्चा में है। यह मंदिर 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाले केंद्र के रूप में काम करता है। जापान में हिंदुओं की बढ़ती आस्था के बाद यहां भव्य श्रीराम मंदिर का भी निर्माण हुआ। जापान में इबाराकी प्रांत के बांदो में यह श्रीराम मंदिर बना हुआ है। जापान का यह पहला प्रमुख श्रीराम मंदिर माना जाता है। मंदिर में राम दरबार की प्रतिमाएं जयपुर से मंगवा कर रखी गई हैं। यहां दिवाली, बसंत पंचमी जैसे त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। 2023 में जापान में इस श्रीराम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो योगी का जापान और सिंगापुर जाने का मकसद यूपी में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। सुनिए योगी। 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। योगी का दावा है यूपी को विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ 27 में चुनाव भी है, चुनाव की तैयारी भी करनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई यूपी में, जिस सवाल हुआ, आपको याद होगा, माघ मेले में शंकराचार्य जाने की जिद कर रहे थे स्नान की, वहां साधु संतों के साथ और बटुकों के साथ मारपीट हुई। यह एक बड़ा मुद्दा और बड़ा बवाल बन गया था कि योगी के राज में बटुकों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, लेकिन क्या अब उसका डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बटुकों को बुलाया, 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान दिया। स्वस्ति नो
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। सियासत में बहुत सी आलोचनाएं और निंदा हुई, योगी पर भी सवाल उठाए जाने लगे शंकराचार्य वाले कांड के बाद। अब क्या हुआ? शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम एक्शन में है ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मान दिया है। पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाया। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़ने को बड़ा पाप बताया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। 18 जनवरी को माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगा। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस पर रास्ता रोकने का आरोप लगा। साथ ही बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने का इल्जाम लगा। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में बटुकों पर का सम्मान डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने इसको लेकर आज फिर बीजेपी को घेरा। शंकराचार्य का जिस तरह का अपमान हुआ, अब कितना भी ढोंग कर लें उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये शिवपाल यादव कह रहे हैं। सुनिए जरा ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी विवाद चोटी खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। कि भारतीय जनता पार्टी में दो विचारधाराएं निकल करके सामने आ रही हैं। एक वो जो अपनी हनक को ही सबसे उत्तम क्रियाविधि बता रहे हैं और ये एक वे जो परंपराओं, शास्त्रों, लोक मान्यताओं और न्याय अन्याय के सिद्धांतों के साथ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सत्ता के पक्ष के साथ जाते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष अन्याय कर रहा है तो बड़ी संख्या भी अंततः काम नहीं आती है। इसलिए कम सेना, कम लोगों के पक्ष वाले पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाते हैं। कि भाई जो गद्दी पर बैठ करके अन्याय करे वही तो दुर्योधन है, वही तो कंस है। भागवत जी में क्या लिखा है? अब आइए आपको सुनवाता हूं कि जो बटुक आए थे खुद डिप्टी सीएम के हैं, उन्होंने सम्मान से नवाजा। उन्होंने भी अभिमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया वो देखा। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। आज तो नाना प्रकार की गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। जब व्यवस्था नहीं थी तब लोग जाते थे, तब भी शंकराचार्य भगवान जाते थे, रामानुजाचार्य भगवान जाते थे, उनके समस्त परिकर शिष्य जाते थे। आज अगर जो व्यवस्था है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस परंपरा का अनादर किया जाएगा, ये गलत है। यहाँ का महत्व सनातन में उतना ही है जितना सनातन है उतनी ही शिखा है। देखिए जहाँ शिखा नहीं होगी वहाँ सनातन नहीं होगा। सनातन की पहचान शिखा से है। हमने उनको यही आशीर्वाद दिया कि जो ये कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य है, सत्कर्म है, इस पे चलते रहें और साधु संतों की रक्षा, बटुक ब्राह्मणों की रक्षा आप हमेशा करते रहिए, यही आशीर्वाद दिया। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी भी दो शब्द हमको प्राप्त हो, हमारे लिए प्राप्त हो कि जो साधु संतों का अपमान हुआ है उसके बारे में प्राप्त हो। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। वेद को पढ़ने वाला शिव के समान, और आपने शिव के समान मतलब उन बटुक विद्यार्थियों के साथ, हमारे जैसे बटुक विद्यार्थियों के साथ इतना गलत मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। इसको मतलब ऐसा कभी ना हो। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो मतलब हम लोग की तरफ से ये आवाज़ उठाई है, इनको हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए, हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और
श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। क्या 27 से पहले यूपी में ऑल इज वेल करने की तैयारी है? उसकी एक तस्वीर और नजर आई। खुद भागवत संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ से मिले तो उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मिले। 2027 चुनाव को लेकर यूपी में बैठकों का दौर जारी। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी की बैठक हुई। 40 मिनट तक यह अहम मुलाकात हुई। संगठन सरकार समन्वय को लेकर यह बैठक हुई। योजनाओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर बात हुई। योगी के बाद मोहन भागवत दोनों डिप्टी सीएम से मिले। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात अलग अलग हुई। भागवत से करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं की बैठक हुई। सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय के नजरिए से बैठक अहम थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर थे और इस दौरान भागवत मुलाकातों के साथ कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इन तीनों ही मुलाकात की उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। संघ में आने वाले महीनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कुछ वक्त में इसमें यूपी में संघ के पदाधिकारियों के काम में भी बदलाव की चर्चा है। संघ योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा है। अखिलेश के पीडीए समीकरण को भी भेदने का प्लान है। अटकलें हैं कि मुलाकात में 2027 के एजेंडे पर भी चर्चा हुई होगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में है जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित है। देखिए, जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बोला है, स्वाभाविक है कि किसी की चोटी पकड़ना हिंदू धर्म की रीति में खिलाफ है, अन्याय है। और उस बात को उन्होंने कहा है तो निश्चित है जो हिंदू धर्म की रीति है, नीति है, तो उसमें पाप और पुण्य है। तो पाप लगने की बात जो उन्होंने कहा है सही कहा है। डिप्टी सीएम साहब का विषय है तो ब्राह्मणों का पूजन अर्चन सम्मान वंदन वो शास्त्रानुसार भी और व्यक्तिगत रूप से हमेशा हम करते ही रहे हैं। उनका पूरा सम्मान भी है। किसी भी रूप में किसी का अपमान, उनका निंदा होने का प्रश्न ही नहीं है। अब ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं तो वो ठीक है। पहले यही माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते थे शंकराचार्य जी से और अच्छे से बात करते थे। उनको शंकराचार्य बोलते थे। हमने रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने खुद बोला अपने पेज हैंडल से शंकराचार्य जी ने डाला। आज वो कह रहे ये शंकराचार्य नहीं है। तो आप बताइए शंकराचार्य है कौन? यूपी में सब ठीक करने की तैयारी है, लेकिन एक बवाल भी शुरू हो गया। ब्राह्मणों को मनाने की तैयारी है तो इधर यादव नाराज हो गए। यादव जी की लव स्टोरी पर प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, यादव जी की लव स्टोरी बंद करो, बंद करो, यादव एकता जिंदाबाद। तो कोई एक मानता है तो दूसरा रूठ जाता है। अब देखिए जरा अब बवाल क्यों हो रहा है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विरोध जारी है। एफआईआर हो गई इस मामले में। डायरेक्टर समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। निर्माता, निर्देशक और मुख्य कलाकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। संभल में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और फिल्म का नाम और उसकी कहानी को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसे यादव समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। फिल्म में यादव समाज को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग है और यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। यादव समाज में गुस्सा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पूरी तरीके से भाजपा की सरकार ये जातिगत भावनाओं को उठाने पर लगी है, जातिगत भावनाओं को भड़का रही है। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू समाज के अंदर भी पूरी तरीके से आपस में लड़ाने का काम। पहले घुसखोर पंडित का नाम दिया, अब यादव हमारे साथियों के उसमें नाम से ला रहे हैं। तो ये जातिगत भावनाओं से पूरी सरकार ये बर्बाद कर रही है पूरे देश को। ये सब लोग चालाक लोग हैं, इसको कहते हैं चालाक।
कि ऐसा रखेंगे जो विरोध होगा हमारा प्रचार हो जाएगा फ्री में। अब वैसे कुछ ऐसा नाम रख देते तो आप तो नहीं नाम लेते ना ये चैनल कि भैया, तो अब वो आएगा बाद में विरोध होगा तो प्रचार तो हो गया। फ्री में प्रचार लेने का एक तरीका है। के ऊपर रासुका लगे, अपनी मूवी चलाने के लिए कभी घूसखोर पंडित बनाएंगे, कभी यादव समाज का नाम बदनाम करेंगे। हमारे महापुरुष इनको दिखते नहीं है, उनके ऊपर नहीं बनाएंगे तो इनके खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, दंगा हो सकता है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है लॉरेंस की लेडी ब्रिगेड में। लॉरेंस की लेडी डॉन कौन है? वो लेडी डॉन लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है। लॉरेंस के अलावा उनका भाई भी जेल में है, लेकिन लॉरेंस की लेडी गैंग बाहर थी। अगली तस्वीर देखिए, यह है लॉरेंस की लेडी ब्रिगेड। अब लेडी ब्रिगेड पर शिकंजा कस गया है। ये जोया है, एक मैडम जहर है, एक मैडम मिन्स है। देखिए गिरफ्तारी हुई है, इसमें लॉरेंस की मैडम जहर भी शामिल है, जिनका काम था ड्रग सप्लाई करना और एक बड़ा नेटवर्क संभालना। लॉरेंस गैंग के लिए काम करते थे। इन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बीच में जिसे आप देख रहे हैं, जिस महिला को चेहरा ढका हुआ है, यही है लॉरेंस की मैडम जहर। मैडम जहर को रील बनाने का भी बहुत शौक है। यह है मैडम जहर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स के कारोबार की वजह से इनका नाम मैडम जहर पड़ा है। जो चला रही थी गैंगस्टर का काला कारोबार, जिसके पास थी हथियार और ड्रग्स सप्लाई की कमान। लॉरेंस गैंग की वो लेडी डॉन पर पुलिस फोर्स का हंटर चला। मैडम जहर की अपराध की दुनिया का भांडाफोड़ हुआ। मेकअप की आड़ में मदहोशी और मारकाट का सामान सप्लाई करने वाली मैडम जहर अब जेल की सलाखों तक जा पहुंची हैं। सफेदपोश काम के पीछे उसके काले कारोबार का खुलासा हो चुका है। लॉरेंस और बॉबी कबूतर की लेडी डॉन अब अपने गुनाहों की सजा भुगतेगी। आइए अब आपको बताऊं, पहली बार यह खुलासा हुआ है कि लॉरेंस की कोई मैडम जहर नाम की भी लेडी ब्रिगेड में है। यह है वो मैडम जहर। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार किया है। यहां से बॉबी कबूतर, राजी खान और शाहबाज समेत 4 को दबोचा गया है। इन चारों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ स्पेशल सेल ने पकड़ा है। पुलिस ने इनमें लॉरेंस गैंग की एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के शिकंजे में आई लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है, जिसे अपराध की दुनिया में मैडम जहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कुख्यात लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग की सक्रिय सदस्य है, जो अपने अड्डे को हथियार और ड्रग सप्लाई का ठिकाना बना चुकी थी। वो गैंग के गुर्गों के बीच कम्युनिकेशन लिंक का काम करती थी। फरारी के दौरान अपराधियों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराती थी। मैडम जहर अकेली नहीं, लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन की बड़ी फौज रही। दिल्ली की मैडम जहर से पहले कई नाम सामने आ चुके हैं। ये जोया खान नाम की लेडी डॉन फिलहाल जेल में बंद है, जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। जोया अपने पति के अवैध धंधों और ड्रग्स सिंडिकेट को संभालती थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले इसे 1 करोड़ हेरोइन के साथ पकड़ा था। अगला नाम है अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स, भी काफी पहले से चर्चित रही है। अनुराधा चौधरी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की बीवी हैं। काला जठेड़ी पर रंगदारी, अपहरण, हत्या, गैंगस्टर एक्ट के कई केस हैं। उसकी पत्नी मैडम मिन्स पहले गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से जुड़ी थी, बाद में काला जठेड़ी से नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। अब ये सब मिलकर क्या करते थे? ये सब मिलकर न सिर्फ ड्रग्स और हथियार की सप्लाई, बल्कि बॉलीवुड भी इनके निशाने पर था। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर जो फायरिंग हुई है, दहशत पैदा करके पैसों की वसूली करना इसका मकसद था। जानदा
ये सब इसमें शामिल रही हैं, लेकिन मैडम जहर के साथ एक कबूतर भी पकड़ा गया है। इसका नाम ही कबूतर है। इसे भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। अब देखिए जरा कैसे ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। मैडम जहर उर्फ नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक सैलून चलाती है। ये देखने में ब्यूटी पार्लर इनका है, लेकिन असल में अपराध का अड्डा है इनका ब्यूटी पार्लर। पुलिस का दावा यह है वो सैलून की आड़ में ड्रग्स हथियार सप्लाई करती थी। मैडम जहर के इस काम में उसकी मदद करता था गैंगस्टर बॉबी कबूतर। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर लॉरेंस गैंग का मुख्य गन सप्लायर, हथियार सप्लायर, गनमैन है। पुलिस के मुताबिक मैडम जहर और बॉबी 7 सालों से लिव इन में थे। बॉबी बीते 7 साल से दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और इस लंबी फरारी में मैडम जहर उसकी सबसे बड़ी ढाल बनी हुई थी। लेकिन दोनों को पुलिस ने उनके 2 और साथियों के साथ दबोचा है, जिससे पुलिस को कई बड़े मर्डर केस की गुत्थियां सुलझती दिख रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मूसेवाला हत्याकांड में भी इनका नाम है। दावा है कि हत्या से पहले बॉबी कबूतर ने ही पंजाब जाकर मूसेवाला की रेकी की। उसने सिंगर के मूवमेंट और रूट की जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, दिशा पाटनी फायरिंग केस में भी बॉबी कबूतर वांटेड था। दावा है जब यूपी के बरेली में फिल्म अभिनेत्री के घर पर फायरिंग हुई थी, तब हमला करने वाले शूटर्स को विदेशी हथियार बॉबी ने ही मुहैया कराए। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड और सीलमपुर डबल मर्डर से भी ये जुड़े हुए। इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई भी बॉबी कबूतर और मैडम जहर से जुड़ी है। बॉबी कबूतर का नेटवर्क भारत तक नहीं बल्कि एशिया के कई देशों तक है। वो एशिया के कुख्यात हथियार तस्कर सलीम पिस्टल के संपर्क में था और नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार सलीम के तार पाक की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे। सलीम से मिले हथियार बॉबी और मैडम जहर के जरिए लॉरेंस गैंग तक पहुंचते थे। हमारे सहयोगी दिव्यांकर की रिपोर्ट देखिए। जो मेरे ठीक पीछे आप घर देख पाएंगे, इसी मकान में वो रहती है और फिलहाल यहाँ पर जो ताला है वो लगा हुआ है। और ये भी जानकारी निकल कर आई स्पेशल सेल की तरफ से कि जो नेहा है वो अपना ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी सैलून है, वो मटके वाली गली में यहीं से थोड़ी दूरी पर चलाती है और उसकी आड़ में जो ड्रग सिंडिकेट है वो चला रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, राज्य सरकारें मुफ्त का माल बहुत देती हैं, जिसे फ्रीबीज भी कहते हैं, रेवड़ियां भी कहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज बहुत सख्त था। एक तस्वीर आई, लाडली बहन स्कीम के मामले में कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया है भोपाल में। सरकार के बजट की थाली में क्या है? किसानों को बिजली देने तक की जो, किसानों को बिजली देने तक की जो, थाली में क्या है? सरकार की बजट। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी कि लाडली बहना के मामले में और ज्यादा पैसा बढ़ाया जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या हुआ। यह मामला तमिलनाडु से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा अगर सरकार लोगों को फ्री में खाना, फ्री गैस, बिजली देती रहेगी तो वो काम क्यों करेंगे? ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा ठीक नहीं है। देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वो मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव के आसपास स्कीम आखिर क्यों अनाउंस की जाती है? वक्त आ गया है कि सभी पार्टियां, नेता फिर से सोचें। एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? लोगों की आर्थिक क्षमता में फर्क करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां TPDCL की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों को चुनौती दी है। अब सोचिए जरा, इस मामले में कोई एक राज्य नहीं है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ऐसा होता है। कांग्रेस शासित राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो यहां भी होता था। अभी भी देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, बजट करीब 25,000 करोड़ बैठता है इसका। तमिलनाडु चलिए, वहां स्टालिन की सरकार है, हर 2 महीने पर 100 यूनिट तक बिजली फ्री,
महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, बजट करीब 1,56,000 करोड़ का। झारखंड चाहिए मैया सम्मान योजना, महिलाओं को 1,000 से 2,500 रुपए तक मिलता है। गरीबों को हर महीने 35 किलो तक अनाज है, बजट करीब 1,36,000 करोड़। पंजाब का देखिए, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1,000 रुपए, बजट करीब 22,000 करोड़ का है। कर्नाटक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपए प्रति महीना, बजट करीब 50,000 करोड़। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं, बजट करीब 24,000 करोड़ का है। तो राज्य कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सभी ने ऐसी योजनाएं लागू कर रखी हैं चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मोदी के एआई मंच पर दिग्गज पहुंचे। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एआई समिट में चारों तरफ से सुर्खियां बटोर रहा है एआई समिट। एआई समिट में जिस तरह से अब तक रोबोट आ रहे हैं, एआई तकनीक के बारे में लोग जान रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है कि एआई है क्या, आखिर एआई से जिंदगी कितनी बदलने वाली है और एआई कितनी सहूलियत लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई कंपनीज के सीईओ से आज मिले इस एआई समिट में। ये वो तस्वीरें हैं। बीच में जो दो दिग्गज आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी कंपनी वाले, इसलिए दोनों ने हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ा है। देखिए, एक ऑल्ट मैन के सीईओ है, ओपन एआई के सीईओ है। आइए, इसके अलावा दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, न सिर्फ एआई कंपनीज के सीईओ बल्कि राष्ट्र अध्यक्ष भी पहुंचे थे, जिसमें मैक्रो है, ब्राजील के लूला डे सिल्वा है। Medicine buyers and fuel hard. उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ राष्ट्राध्यक्षों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ मैक्रो वापस लौट गए और मैक्रो इंस्टा पर यह तस्वीर पीएम मोदी के साथ एआई तस्वीर साझा करके गए। यह तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति ने शेयर की है और गाने के साथ। जरा कौन कौन से मेहमान आए थे और वो मेहमान कितने खास हैं, कितने बड़े दिग्गज हैं, इससे यह पता चलता है कि भारत में जो एआई समिट हुई, इस एआई समिट का आखिर पूरी दुनिया में कैसे नाम होगा। सबसे पहले इमैनुअल मैक्रो 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर भारत आए। 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो यहां एआई समिट में शामिल हुए और मैक्रो फ्रांस के वित्त मंत्री के रूप में भी बागडोर संभाल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रो की संपत्ति 455 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ 14 मंत्री और बड़ी कंपनियों के सीईओ भी आए इस समिट में, जो भारत ब्राजील में निवेश और व्यापार को बढ़ाने के मकसद से आए। 2025 में भारत ब्राजील में करीब 1,35,000 करोड़ का कारोबार हुआ। लूला फैक्ट्री मजदूर से राष्ट्रपति बने और उनकी घोषित संपत्ति लगभग 45 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन भी समिट में आए, बड़े बिजनेस घराने के प्रमुख हैं। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि वो एआई में 10 लाख करोड़ निवेश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी की संपत्ति 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अंबानी की रिलायंस का मार्केट कैप लगभग 18,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी शुरू किया है। तमिलनाडु के मदुरई में जन्मे सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की और अमेरिका में बस गए हैं। अरबपति सुंदर पिचाई 9,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। अगला नाम ये एआई इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली नामों में गिना जाता है। सैम ऑल्टमैन सीईओ हैं ओपन एआई के। 2025 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर
घोषित किया। एआई के वास्तुकारों में शामिल किया था इन्हें। सैम ने चैट जीपीटी बनाया। सैम ऑल्टमैन की संपत्ति करीब 27,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगला नाम है एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। भारत के सबसे भरोसेमंद टाटा सन्स ने एआई समिट में पहुंचे, बड़ा ऐलान किया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, हम एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एन चंद्रशेखरन की संपत्ति करीब 855 करोड़ से ज्यादा है। 156 करोड़ वेतन के साथ वो भारत के सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले पेशेवरों में शामिल हैं। तो एआई समिट में जब बड़े बड़े दिग्गज आए, वो समिट भारत में हो रही हो, तो चारों तरफ भारत का नाम होगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। We will prove that AI does not take away jobs. Rather, it will create new high-skill work opportunities. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. Announcement 2. Jio, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. The chairman of the Adani Group made one of the most transformative announcements in India's technology history. Our group will invest $100 billion to build a sovereign, green energy-powered AI infrastructure platform for the nation. This is not just data center expansion. This is the trigger for a 5 gigawatt, $250 billion integrated energy and compute ecosystem engineered to anchor India's intelligence revolution. This future together, and the journey has just begun. Jai Ho. Thank you. Jai Ho. Thank you. आपने दिग्गजों को सुना। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि आखिर एआई है क्या, एआई क्या भला है। एआई आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? तो आइए मैं आपको बताऊं, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आप समझते हैं और वो आर्टिफिशियल। दरअसल एआई एक तरह की कंप्यूटर शाखा की नई तकनीक है। यह तकनीक मशीनों को इंसानों की तरह काम करने लायक बनाती है, जो सोचने, सीखने, समझने, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता देती है। अब एआई काम कैसे करेगा, सवाल यह है। एआई सिस्टम को किसी भी काम के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए। यह डेटा टेक्स्ट के जरिए, तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए कुछ भी हो सकता है। यानी पहले वो जानकारियां जुटाता है, फिर हमें जानकारी देता है, और इसके लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करता है। जितना ज्यादा डेटा होगा, एआई प्लेटफॉर्म या मशीनें उससे सीखती हैं। वो अनुभव के आधार पर अपनी सटीकता में सुधार करती हैं, और क्योंकि जितना ज्ञान का भंडार होगा, उतना बेहतर उत्तर दे पाएगा एआई। इसलिए तो सीखे गए पैटर्न के आधार पर एआई भविष्यवाणी करता है, जानकारी देकर समस्याओं का समाधान करती है, फोटो वीडियो बनाती है। रोजाना बढ़ते जानकारी के दौर में एआई सिस्टम में लगातार सुधार होता है। नई जानकारी मिलने पर एआई सिस्टम खुद को अपडेट कुशल करता है। एआई मशीनें, इसका फायदा क्या है? एआई मशीनें मानव से ज्यादा तेजी और सटीकता से काम कर सकती हैं। एआई से चलने वाले उपकरण इंसान के जीवन को आसान बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल, टीवी, कार, पढ़ाई, अस्पतालों में एआई सिस्टम ही है। एआई तकनीक मशीनों को ज्यादा ताकत देती है तो खतरनाक हो सकती है। रोबोट और एआई से होने वाले कामों से नौकरियां जाने का खतरा भी है, लेकिन एआई के लिए डेटा जरूरी है, जिससे गोपनीयता की चिंता हो सकती है।
गलत डेटा देने पर वो गलत फैसले ले सकते हैं, अनियंत्रित हो सकते हैं। लेकिन इसलिए एआई जानना सीखना भी जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है। इसलिए हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मास मूवमेंट बनाना होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानवता की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एआई का में और भी इंफॉर्मेशन और भी अवेयरनेस करने की जरूरत है। अभी भी लोग जानते नहीं है कि हम लोग कितने माध्यम तक यूज करें, और अभी भी जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लोग पहचानते नहीं है कि अच्छे प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कैसे करें। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, अवेयरनेस, रेगुलेशन की जरूरत है। आइए अब आपको कुछ दिलचस्प चीजें दिखाने जा रहा हूं एआई से। एआई कैसे काम करेगा, एआई आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा और क्या आराम लाएगा और क्या नया जो आप सीख पाएंगे। एआई समिट में पीएम मोदी ने खास एआई चश्मा पहना था। अगर ये तस्वीरें देखें आप, जिसका नाम है सर्वम केच, जो अभी सुर्खियों में, ये चश्मा भारत में ही डिजाइन, डेवलप और बनाया गया है। बेंगलुरु के स्टार्टअप सर्वम एआई का ये चश्मा पारंपरिक स्मार्ट ग्लास या एआर डिवाइस जैसा नहीं है, बल्कि ये डिवाइस पहनने पर आपकी बात को सुनता है, समझता है और जवाब भी देता है, और साथ साथ आप जो देख रहे होते हैं उसे भी कैप्चर कर सकता है ये चश्मा। एआई की मदद से हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा फायदा हो रहा है। अब दुनिया के किसी भी कोने में भर्ती मरीज का मेडिकल डेटा सीधे किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचाया जा सकेगा। जैसे एआई की मदद से लखनऊ में भर्ती मरीज के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी इन्हें दिल्ली में प्रदर्शित इस स्क्रीन पर मिल रही है, जो स्क्रीन इस तस्वीर में आपको नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रवीश की रिपोर्ट देखिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि हालत अचानक नहीं खराब होती है। हमारा रियलाइजेशन की हालत खराब हुई है, ये अचानक होता है। तो रियलाइजेशन अचानक ना हो, हमें पहले से पता चल जाए कि कौन सा पेशेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके लिए हमने सारा का सारा डेटा पुल करना शुरू करा मशीन से। इसमें सबसे पहला कॉलम तो पेशेंट की एज और जेंडर दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कितने टाइम से पेशेंट एडमिट है। तो ये 15 दिन से एडमिट है। अच्छा। उसके बाद लाइफ सपोर्ट और डायग्नोसिस इसकी क्या है वो दिखाया जा रहा है। इसमें सारा का सारा वेंटिलेटर का डेटा भी आता है। मेडिकल क्षेत्र में प्रैक्टिस के लिए आर्टिफिशियल डेड बॉडी भी मिलेगी। यह संभव होगा एआई के जरिए, क्योंकि एआई की मदद से अब शरीर के अंदर हर अंग और बारीक कोशिकाओं पर नजर रखने के साथ ही छात्र प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए रवीश की रिपोर्ट। तमाम सारे प्रयोग करने के लिए डेड बॉडीज की जरूरत होती थी, लेकिन डेड बॉडीज तो उतनी है नहीं, मिल नहीं पाती है प्रयोग करने के लिए। तो ये आप देखिए, वर्चुअल डेड बॉडी यहां पर आपको है, और ये इतना क्लियर है जितना एक्चुअल डेड बॉडी में आपको उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी जितना ये वर्चुअल डेड बॉडी में आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो एक वर्चुअल यहां पर डेड बॉडी एक रखी गई है, और उसका जो प्रयोग है वो डॉक्टर उसके ऊपर में कर सकते हैं। भारतीय सेना अक्सर दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देती है। ऐसे में सेना की मदद के लिए एआई के जरिए रोबो डॉग बनाया है, जो ऊंचे पहाड़ हो या गहरा पानी हो, कहीं भी जाकर फोटो, वीडियो और लोकेशन भेज सकता है। क्या है, कितने घंटे तक चल सकता है, कितने किलोमीटर? 20 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। एक बार के चार्ज पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 12 किलो का वजन अपने साथ कैरी कर सकता है। ये भारतीय सेना में पहले से ही मौजूद है और भारतीय सेना के बल को और बढ़ा रहा है। तो ये हर ट्रेन में चल सकता है, हर जगह किसी भी टेरेन में चल सकता है सर। ये 45 डिग्रीज का एलिवेशन चढ़ सकता है, चाहे पहाड़ हो, पथरीले इलाके हो, पानी हो, हर जगह ये ऑपरेशंस में मदद करने के लिए सक्षम है। तो आपने देख लिया इस एआई समिट के आखिर मायने क्या हैं,
और एआई कैसे दुनिया बदलने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ट्रिगर दबाने वाले हैं, जंग के मैदान में क्या हो रहा है। दरअसल दावा यह है कि ट्रंप ने बड़ी सैन्य तैनाती ईरान के आसपास कर दी है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान ने भी दरअसल जहां न्यूक्लियर रखा हुआ है, दावा किया जा रहा है ईरान का परमाणु केंद्र है, वहां आसपास ये जो आप देख रहे हैं, पहले देखिए जहां अटैक हुआ था ये वो जगह है, उसके ऊपर बड़ी ऊंची मोटी स्लेब डाल दी है, मोटी परत। क्या ये इसी के नीचे परमाणु मौजूद है जो लगभग 60% जिसका शुद्धिकरण हो चुका है। अब सवाल यह है कि खबर मिल रही है कि अमेरिका किस दिन ईरान पर अटैक करेगा, उसकी डेट लीक हो गई है। ट्रंप ईरान पर जल्द हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने अटैक की तारीख लीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर बम बरसा सकता है। ईरान की चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी है। 2 दिनों में अगर समझौता नहीं हुआ तो एक और जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार बैठी है, बस उन्हें ट्रंप के ट्रिगर दबाने का इंतजार है। अब देखिए क्या तैयारी है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से रेडी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सबसे बड़ा बेड़ा तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर ली है। यह 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की तैनाती अमेरिका ने की है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हैं और 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। दावा है 150 कार्गो विमान से गोला बारूद हथियार पहुंचे। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य एक्शन लेता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने पिछले महीने वेनेजुएला में जैसी कार्रवाई की, दावा है ईरान में उससे भी बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। हो सकता है इजराइल के साथ उसे अंजाम दिया जाए। उनके निशाने पर ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे होंगे। ट्रंप के एक एडवाइजर ने सैन्य कार्रवाई पर कहा है कभी भी हो सकती है। कुछ हफ्तों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। अब देखिए किस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर ली है। अपने फाइटर्स ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं जिससे वो निकल भी ना पाए। ये मैप आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा है और इधर दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है जहां देखिए तुर्की हो, इराक हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, अमेरिकी एयरबेस यहां मौजूद हैं। यहां उनके फाइटर्स भी हैं और नेवी की फैसिलिटी भी मौजूद है इन जगहों पर। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हम समझौता नहीं कर पाए तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर समझौता हो गया तो हम इसे जल्दी वापस बुला सकते हैं। वो बहुत जल्द रवाना होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पहुंच चुका है। मुझे लगता है हम सफल होंगे और अगर नहीं हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। दूसरी तरफ देखिए ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान रूस और चीन के साथ वॉर रिहर्सल कर रहा है। वॉर रिहर्सल का मतलब यह है कि क्या जंग की स्थिति में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे। देखिए जरा ईरान ने क्या किया है। यह रूस ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ईरान ने देखिए क्या किया है, उस जगह को बंद कर दिया है। ये ईरान की रिहर्सल है। ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर मारा है। ये कौन सी जगह है जिस रूट से तेल का सप्लाई होता है, उस रूट को ईरान ने बंद कर दिया। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये वो जगह है। ऊपर ईरान आपको नजर आ रहा है। यहीं से
ऑयल जो टैंकर हैं वो यहां से गुजरते हैं। इस रूट को बंद करने का मतलब है कि यहां से अब कोई तेल लेकर नहीं जा पाएगा, तेल की सप्लाई रोक देगा दूसरे मुल्कों को। ईरान ने यह काम किया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ईरान क्या कह रहा है और अमेरिका क्या कह रहा है, अगले कुछ वक्त में क्या होने जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, ईरान इकट्ठा हो गए। ओमान की खाड़ी में तीनों देशों का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। खमनेई ने अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दी है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तीनों देशों की मौजूदगी है। यह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक का तेल, गैस यहीं से बाहर जाता है। ऐसे में जंग की स्थिति में तेल की सप्लाई रुक सकती है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप मिसाइलें भी दागी हैं। 2 दिन पहले उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर बंद करके और साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर वीडियो जारी कर ईरान अपनी नौसैनिक ताकत अमेरिका को दिखा रहा है। परमाणु समझौते पर दोनों देशों की बातचीत फेल हो गई। ऐसे में रूस, चीन और ईरान ने जंग का खुला चैलेंज दिया है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। सुनिए जरा रूसी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Удары по Ирану уже были и последствия. जो संभावित हमलों की योजना बनाने वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि पहले भी हमले हो चुके हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। ऐसे जोखिम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। और आइए इस जंग के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है जिस पर हफ्तों से हंगामा चल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में पहली गिरफ्तारी हो गई। एप्स्टीन का नाम आपने सुना होगा। एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब लगातार घिरते चले जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ा नाम सामने आया है। कौन है जानते हैं आप? ब्रिटेन के प्रिंस किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू। एंड्रयू की दूसरी तस्वीर आप एप्स्टीन के साथ देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है राजा के भाई की। किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू की गिरफ्तारी हुई है। यह है किंग चार्ल्स के भाई। एप्स्टीन फाइल्स में जिनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आ गई हैं। दावा है इनके एप्स्टीन के साथ रिश्ते थे। इन पर यौन शोषण के आरोप लगे। ये एंड्रयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजा के भाई की तस्वीरें, जिसके बाद बवाल हुआ और अब इनकी गिरफ्तारी तक हो गई है। भाई अब आपको बताऊं कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के इस्तीफे हो गए। बड़े बड़े देशों में इस्तीफे हो गए इस पर। ये जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। अब आपको बताऊं गिरफ्तारी जो हुई एप्स्टीन फाइल्स मामले में, इंग्लैंड में बड़ी कार्रवाई हुई है। किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटेन का आज ही जन्मदिन होता है और यह गिरफ्तारी पब्लिक ऑफिस में गलत काम के शक में हुई है। एंड्रयू के खिलाफ एप्स्टीन के साथ रिश्तों की जांच भी चल रही है। एप्स्टीन मामले की एक पीड़िता ने एंड्रयू पर आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक एंड्रयू ने 2001 में उसका यौन शोषण किया। 2025 में पीड़िता की मौत हो गई, जिसके बाद एक्शन हुआ। अब देखिए किन किन मुल्कों में एक्शन हुआ। इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में पीटर मेंडलसन पूर्व राजदूत हैं, उनका इस्तीफा हो गया। एडम पेरी जो कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के सलाहकार हैं, उनका इस्तीफा हो गया। मॉर्गन ब्रिटेन के पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे में वरिष्ठ राजनयिक मोना जूल ने इस्तीफा दिया है। जोआना रुबिन्स्टी जो वरिष्ठ राजनयिक है स्वीडन में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यूएई में सुल्तान अहमद बिन सुलाइम जो डीपी वर्ल्ड के प्रमुख हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक बहुत से इस्तीफे हो चुके हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये क्या है एप्स्टाइन, कौन सी जगह है जहां से जुड़ा ये मामला है। दरअसल ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिस पर ये सभी लोग अय्याशी के मकसद से जाते थे। दावा है ये वो द्वीप जिस द्वीप पर बड़े बड़े लोग पहुंचते थे, बड़े बड़े रसूखदार इस द्वीप पर पहुंचा करते थे और ये द्वीप एप्स्टीन का था। अब आपको बताऊं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में एक द्वीप खरीदा। वो द्वीप अमेरिका के वर्जिन द्वीप समूह में से एक था। वहीं प्राइवेट द्वीप एप्स्टीन की अय्याशी का अड्डा था। उसका नाम लिटिल सेंट जेम्स हुआ करता था। इस द्वीप पर 2 गेस्ट लॉन्ज, एक स्विमिंग पूल है।
यहां शीशे का घर है और कई लग्जरी विला भी हैं। शीशे के घर को एप्स्टीन हॉलिडे होम कहा करता था। इसी घर को उसने अय्याशी का अड्डा बनाया था। एप्स्टीन के मेहमान प्राइवेट जेट से द्वीप पर पहुंचते थे। प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस बुलाया जाता था। यह द्वीप करीब 72 एकड़ में फैला है और तट से 2 किलोमीटर दूर है। 2019 में एप्स्टीन की मौत हुई, तब तक वो द्वीप का मालिक था। देखिए, अब ये वो द्वीप जहां अय्याशी के लिए बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े रईस आते थे। अब आपको बताऊं ये एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल्स आया कहां से। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ दोस्ती थी। 2005 में नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस पर। 2008 में दोषी ठहराया गया, 13 महीने की जेल हो गई। 2009 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। 2019 में जेल में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई। अब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उसके दस्तावेज जारी कर रहा है। उन दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। जनवरी में 30 लाख पन्नों का दस्तावेज जारी किया गया है। दस्तावेजों में ईमेल, चैट, तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम हैं। तो यह है एप्स्टीन फाइल जिस पर यह हंगामा हुआ है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में हमेशा बड़ा काम मिले यह जरूरी नहीं है, इसलिए चाहे काम छोटा करिए, अपना मन और सपने कभी छोटे मत रखिए। रजनीकांत ने अगर बड़े सपने ना देखे होते तो वो कुली बनकर ही रह जाते। गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव है। परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए उन्हें कुली और कारपेंटर तक का काम करना पड़ा। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते और किसी तरह घर चलाते। एक वक्त तो वो इतना परेशान हुए थे कि खुदकुशी तक करना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग करने और सुपरस्टार बनने के सपने ने उन्हें रोक दिया। जल्द ही उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई तो दमदार आवाज और खास स्टाइल में टिकट काटते थे। अपने अंदाज से वो इतने पॉपुलर होने के लगे कि उनकी बस में बैठने के लिए लोगों में होड़ लग जाती थी। एक दिन एक प्ले राइटर की नजर रजनीकांत की बस पर पड़ी और उन्होंने थिएटर और नाटक का उन्हें प्रस्ताव दे दिया। बस यहीं से रजनीकांत की जिंदगी बदल गई। थिएटर में काम करने के साथ मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, बारीकियां सीखी और फिर हर तरह की फिल्में की, नए नए रिकॉर्ड बनाए। वो साउथ में तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं और सिनेमा के सुपरस्टार कहलाते हैं। रजनीकांत ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया, अपने जुनून को कभी छोड़िए मत। जो मौका मिले उन्हीं को निखारते रहिए, तभी एक दिन आपके सपने पूरे होंगे। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।